नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर, राजस्थान सरकार और वेदांता CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान और आज हम पढ़ेंगे अपना जीव विज्ञान का 8वें अध्याय का अगला भाग, पादप पोषण में वृहत पोषकों की भूमिका के बारे में। पाठ हमारा था पादपों में खनिज पोषण। इस तरह के वृहत और जो सूक्ष्म होते हैं, वृहत आपको बताया गया था कि 9 होते हैं और सूक्ष्म जो हैं वो 8 होते हैं। तो यहाँ पर हम वृहत और सूक्ष्म की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे और इस वाले वीडियो में केवल हम वृहत की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। तो पादप में जो अनिवार्य तत्व हैं, अरे आप सोच रहे होंगे आज तो मैडम ने कहा ही नहीं। क्या नहीं कहा? वही कॉपी पेंसिल लेके बैठिए। जी हाँ, कॉपी पेंसिल लेके बैठिए जिससे कि आप महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो आइए चलते हैं वापस से चैप्टर के ऊपर। पादप पोषण में प्रयुक्त अनिवार्य तत्वों की पादपों की कई कार्यकीय क्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब ये कार्यकीय क्रियाएं जो हैं ये कौन कौन सी हैं, ये आप वीडियो को रोक करके प्लीज़ नोट करिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। पहले विभिन्न पदार्थों के संगठक के रूप में, है ना, विभिन्न पदार्थ बनाती हैं, जैसे आपके अमीनो एसिड्स हैं या आपकी DNA RNA की संरचना में, ये सब काम में आते हैं। फिर कोशिका झिल्ली की पारगम्यता, फिर परासरण दाब का नियंत्रण करते हैं ये, और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, जो आपके प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है उसमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर कुछ जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का एंजाइम द्वारा संतुलन। आपने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये एंजाइम सक्रियक होते हैं, तो इसका मतलब इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। और बफर कार्य करते हैं। संग्रहकारी अंगों में भोज्य पदार्थों का संग्रह, जैसे कि आपके जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे आलू है, मूली है, गाजर है, इनमें ये शलगम है, इनमें भोज्य पदार्थ है ना, खाने के पदार्थ हैं, तो उसके संग्रह में भी ये पोषक तत्व बहुत काम में आते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि ये पोषक तत्व जो है इसकी हम उपलब्धता, है ना, इसकी उपयोगिता, इसकी न्यूनता और अधिकता से क्या प्रभाव पड़ता है पेड़ पौधों के ऊपर, इसके बारे में एक एक तत्व को लेकर के हम जानकारी लेंगे। यहाँ पर अब हमने लिया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं, वायुमंडल में उपस्थित होते हैं और ये जो हैं, ये तत्व जो हैं ये अखनिज तत्व कहलाते हैं। ये खनिज तत्व नहीं कहला करके अखनिज तत्व कहलाते हैं। और इनमें से जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन मिलता है, और जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से प्राप्त होता है? वो जल से प्राप्त होता है। और इसका अपन ने पूरा उल्लेख जो है पुराने वीडियो में किया था। तो इसके बाद हम जो बात करेंगे वो करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व नाइट्रोजन की। इसमें भी नाइट्रोजन के बारे में भी ये पहले कहा गया था क्योंकि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित है। आपको मालूम है लगभग 79% जो है वो नाइट्रोजन उपस्थित होता है, 78 से 79% तक। और जब वो इतना वायुमंडल में उपस्थित है, लेकिन वो मिलता कैसे है? वो मृदा में मिलता है। आपने छोटी क्लासेस में एक चीज़ पढ़ी होगी, जी हाँ, नाइट्रोजन साइकिल। यहाँ पे ये आपको नाइट्रोजन साइकिल दिख रही है ना। तो इस नाइट्रोजन साइकिल में क्या है, आपको पता है कि जब बारिश होती है तो नाइट्राइट के रूप में, ये देखिए, ये पानी जो है नाइट्रोजन के रूप में नीचे आता है, और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं उनके कारण ये फिक्स हो जाता है मृदा में, है ना। और फिर मृदा में नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में अधिकतम और कमतम नाइट्राइट के रूप में, और कभी कभी अपवाद के रूप में अमोनिया, है ना, के रूप में इसको प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे इसको प्राप्त करते हैं। तो ये नाइट्रोजन साइकिल के कारण हम इसको जो है अखनिज तत्व में नहीं लेकर के महत्वपूर्ण तत्व में इंक्लूड करते हैं। इसके बाद इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। और पौधे के वृद्धिशील विभज्योतक उत्तक, यानी कि आपके जो विभाजन करने वाले, कोशिकाओं का विभाजन करने वाले जो उत्तक होते हैं, विभाजन करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, उसमें इनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है।
कलिकाओं तथा सामान्य रूप से सभी जीवित कोशिकाओं में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फिर नाइट्रोजन जो है वो अमीनो अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, आपके डीएनए आरएनए, उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। फिर पर्णहरित में, उसके बाद विटामिन तथा हार्मोनों का मुख्य संगठक है। आप देखिए जो भी इम्पोर्टेंट आपकी कार्य की होती है आपकी कोशिका के अंदर, उन सभी में नाइट्रोजन की प्रमुख भूमिका होती है, इसलिए नाइट्रोजन बहुत अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। रासायनिक उर्वरकों के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। यूरिया वगैरह जो आपने खाद देखी है उसमें ये नाइट्रोजन की उपस्थिति बहुतायत में होती है, तो ये काम में लिया जाता है। तो नाइट्रोजन आपने देखा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो फिर पौधों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए देखते हैं। अब अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, क्लोरोसिस, यानी जो पत्तियां हैं वो कैसी होने लग जाएंगी, अपना क्लोरोफिल ख़त्म उनका होने लग जाएगा और वो पीली पड़ने लग जाएंगी, है ना। मतलब ये देखो हरिमाहीनता, हरिमाहीनता का मतलब है उनका जो हरापन है वो नष्ट होने लग जाएगा, ठीक है। और पहले कैसे होएगा, पहले जो पुरानी पत्तियां हैं, ये देखिए यहाँ पर आप देखो, ये बड़ी पत्तियां हैं, इसका मतलब ये पुरानी पत्तियां हैं, और ये छोटी पत्तियां यानी तरुण पत्तियां हैं। ये एक सामान्य आपका प्लांट का एक पूरा पीस है, और ये आपका जहाँ पर कि माइनस नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन की कमी है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बड़ी पत्ती पहले पीली हुई है और ये छोटी पत्तियाँ जो हैं ये बाद में पीली होती हैं। पीली हो गई मतलब उनकी जो है हरिमाहीनता हो गई, है ना। क्लोरोसिस जो है यानी पर्णहरित जो है वो इसका नष्ट हो गया है। फिर इसके बाद अगर पर्णहरित के विघटन से क्या होता है, गुलाबी रंग, ये देखो यहाँ पर ये पार्ट देख रहे हो आप, है ना। ये क्यों हुआ, एंथोसाइनिन, इसमें कौन सा वर्णक उत्पन्न हो जाता है, एंथोसाइनिन। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को रोक करके और इस बात को आप नोट करिए, ठीक है। एंथोसाइनिन वर्णक जो है वो दिखने लगता है, जिससे पत्तियां कैसी हो जाती हैं, पत्तियों का रंग गुलाबी होने लग जाता है। ये देखिए गुलाबी होने लग जाता है। इसके साथ ही पार्श्व जो कलिकाएं हैं उनकी प्रसुप्ति बढ़ जाती है, मतलब वो आगे बढ़ती नहीं है ना, वृद्धि नहीं करती हैं, प्रसुप्त हो जाती हैं, और संपूर्ण पादप वृद्धि की कमी से पादप बौने रह जाते हैं। पौधा जो है वो लंबा ना हो करके और कैसा रह जाता है, बौना रह जाता है। तो यहाँ तक हमने इसको पढ़ा, और अब वही दो छोटे छोटे से असाइनमेंट के प्रश्न। उससे पहले एक बार हम इसको दोहरा लें, क्या कि आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि किस तरह से वृहद पोषक तत्व जो हैं वो अगर कम हो जाते हैं तो पौधे के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो पहले हमने पढ़े CH और O यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि अखनिज तत्व हैं, यानी कि वो वायुमंडल में मिलते हैं, मृदा में नहीं। तो उन तत्वों की जो है महत्वपूर्णता बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद हमने पढ़ा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जितने भी कोशिकीय संगठक हैं उनमें इसकी उपस्थिति आवश्यक होती है, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो पत्तियों में क्लोरोसिस हो जाता है, यानी कि पर्णहरित जो है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा हमने पढ़ा कि पौधे में एंथोसाइनिन उत्पन्न होने लग जाता है और पत्तियां कैसी होने लग जाती हैं, गुलाबी होने लग जाती हैं। और साथ ही तीसरी बात हमने क्या पढ़ी कि पौधा बौना रह जाता है और पार्श्व कलिकाएँ जो होती हैं वो प्रसुप्त रह जाती हैं, यानी आगे नहीं बढ़ पाती हैं। और अब आइए छोटा सा असाइनमेंट, जिसके आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, पादप नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं, और दूसरा है CH और O किस श्रेणी के तत्व हैं। आशा है आप इसको अच्छी तरह से कर लेंगे, आपको समझ आ गया होगा। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसके अलावा और जो पोषक तत्व हैं कौन से हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उनकी उपलब्धता, उनकी उपयोगिता और उनकी न्यूनता के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।